नमस्कार दोस्तों, मैं सीए हिमांशु ग्रोवर आपका स्वागत करता हूं आईसीपी शिक्षा के बजट डिस्कशन में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूनियन बजट 2025 के बारे में कि आखिर बजट में नया क्या है। सब लोग जानना चाहते हैं कि बजट में क्या नया आया है, बजट का फोकस किस बात पर है। खासकर लोग जानना चाहते हैं टैक्सेशन के इंपैक्ट, कि हमारे टैक्सेस पर इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग परेशान हैं। आखिर सच क्या है, उस सच को जानने की हम कोशिश करेंगे यूनियन बजट के बारे में। यूनियन बजट को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस एक्सपर्ट और ज्ञान सेतु के फाउंडर सीए भूपेंद्र दीक्षित जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके साथ मिलकर हम एबीसी एनालिसिस के साथ साथ डिटेल में चर्चा करेंगे कि बजट में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और आखिर अच्छा बुरा है भी या नहीं है। तो हमारे बहुत से प्रश्न रहने वाले हैं, और सर वो प्रश्न रहेंगे जो एक आम आदमी की समझ में आ सके। लोग आखिर जानना चाहते हैं कि बजट में आया क्या है, बजट में हुआ क्या है। आइए मिलकर हम स्टार्ट करते हैं बजट की डिकोडिंग विद सीए भूपेंद्र दीक्षित। तो सर, पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि आखिर ओवरऑल बजट है कैसा, मतलब बजट का फोकस किस बात पर है। एक ओवरऑल एक बजट के बारे में प्रीव्यू दीजिए आप एक बार। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। और देखिए, बजट जब आता है, हर जैसे आपने बताया कि हर साल जब बजट आता है तो हर एक व्यक्ति की, भारत देश में जो रहने वाले सबकी एक उम्मीद होती है कि इस बजट से मुझे क्या मिलेगा। मैं इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें फॉर्मली, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक ना पौराणिक हम एक कथा हमने टीवी चैनल पे जो आते हैं, जैसे महाभारत होगी, वहां पर एक बार विदुर जी ने कहा था कि एक राजा को जो है वो कर किस प्रकार से अपनी प्रजा से लेना चाहिए, टैक्स किस प्रकार से लेना चाहिए। तो उन्होंने फूल का एग्जाम्पल दिया था कि जैसे भंवरा जो है फूल में से रस निकाल थोड़ा सा चूस लेता है, लेकिन फिर भी उस फूल के अंदर रस और महक जो है वो रहती है। ऐसे ही एक राजा को जो है इस तरीके से टैक्स लेना चाहिए कि हम सब फूल की तरह खिलते भी रहें, महकते भी रहें और आगे भी बढ़ते रहें। तो ऐसा इस बार जो बजट जो आया है इसमें ऐसा देखने को मिला है। और जैसे आपने पूछा हिमांशु जी कि फोकस किस बात पे है, ये बजट पिछले बजट से बहुत मायनों में अलग है। ये बजट इस बार इन्वेस्टमेंट पे फोकस ना होके कंजम्पशन पे फोकस है इस बजट का। जितनी खपत ज्यादा बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा देने की बात कही गई है। लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तो खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और ओवरऑल हमारे देश की जो है जीडीपी वो बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमारा फोकस जो है इस बजट का, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का, वो कंजम्पशन के ऊपर है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। तो सर, पहला एक अलग सा प्रश्न पूछते हैं आपसे कि ना, लोग कह रहे हैं सब खुश हैं, कुछ लोग दुखी भी होते हैं, पर ज्यादातर लोग खुश हैं। मगर लोग कह रहे हैं कि ज्यादा खुश सैलरीज वाले हैं। मतलब सैलरी एम्प्लॉयड कैसे खुश है, सैलरी एम्प्लॉयड को बजट में बाकियों से ज्यादा फायदा कैसे, इसके बारे में बताइए सर। देखिए, उसमें क्या है कि एक तो जैसे न्यूज जो आती है ना, वहां पर कई बार ऐसा मैंने देखा, कई बार लिखा आया कि सैलरी वालों के लिए जो है वो छूट दी गई है स्लैब में। ऐसा नहीं है। जो इनकम, जो टोटल इनकम की जो बात कही गई है वो सबके लिए है। हाँ, सैलरी वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट इसलिए है, लेकिन वो भी नहीं है। अगर सही मायने में इसके पे चर्चा करते हैं, 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। और ये न्यू टैक्स रिजिम की बात कही गई है। यहाँ पर हिमांशु जी, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस बजट में ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, जो हमारा ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम रिजिम होता था, उसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। अगर और थोड़ा सा गहराई से देखा जाए तो उसको, उस सिस्टम को बिल्कुल डिस्करेज करने की कोशिश की है। और जो न्यू टैक्सेशन रिजीम जो अपना आया है, इस रिजीम के अंदर 12 लाख की तो वैसे सबके लिए छूट हो गई, 12 लाख रुपए तक की इनकम। सैलरी वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 से बढ़ाकर लास्ट बजट में 75,000 कर दी गई थी। तो इसलिए सैलरी वालों को 12,75,000 रुपए की छूट है। और बाकी अदर देन सैलरी क्लास के लिए 12 लाख रुपए तो है ही है। लेकिन हिमांशु जी, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 12 लाख के साथ साथ वो जो 1.5 लाख रुपए की जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते थे इनकम टैक्स में छूट लेने के लिए, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो अदर देन सैलरी क्लास है उनको तो जो 12 लाख तो छूट हो गई, और 1.5 लाख रुपए उनके वो बच गए। 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो वो एटीसी में, टीसीसीटी वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट करते थे,
तो वो सारी चीजें अब उनको करने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो ओवरऑल 12 लाख रुपए की छूट जो है वो सबके लिए है। मतलब आप कह रहे हो कि 12 लाख सबकी है, 12,75,000 सैलरी वालों की है, क्योंकि उनकी एडिशनल जो है 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, राइट? मतलब सर आप ये कहना चाह रहे कि ओल्ड रिजीम को अब सरकार चाहती नहीं, अल्टीमेटली अब न्यू रिजीम चलेगा, और वो कहीं ना कहीं ठीक है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करते थे, देखो अपॉर्चुनिटीज तो अलग बात है, जी जी, टैक्स सेविंग के लिए एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट वाले क्राइटेरिया थोड़े बदल जाएंगे, क्योंकि अब आपको 12 लाख तक वैसे ही बिल्कुल जो है टैक्स की छूट मिलने वाली है, राइट? बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं 75,000 की वजह से सैलरी वाले ज्यादा खुश है। ज्यादा खुश है। सर एक बार स्लैब के बारे में बताइए कि जो इंडिविजुअल की टैक्स स्लैब है, देखो अभी हम बात करेंगे 12 लाख और 4 लाख का फंडा क्या है, एक बार आप स्लैब बता दीजिए, स्लैब क्या हुई है? देखिए, जो हिमांशु जी आपने स्लैब की बात कही है, तो जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जैसे पहले 0 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए की तक की जो छूट थी, अब वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाकर 0 से 4 लाख न्यू टैक्स रेजिम में हुई है। 4 से 8 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो 5% के टैक्स स्लैब में आते हैं। 8 लाख से 12 लाख रुपए तक अगर आप हैं तो आप 10% के स्लैब में आते हैं। 12 लाख से अगर 16 लाख रुपए तक की अगर आपकी टोटल इनकम है तो आप 15% के स्लैब में आते हैं। 16 लाख से अगर 20 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आप 20% के स्लैब में आते हैं। और अगर 20 लाख से 24 लाख में है तो आप 25% में आते हैं। और 24 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान देने की है कि जो पिछले जो न्यू टैक्स रेजिम में जो टैक्स स्लैब थे, वहां पर 25% का टैक्स रेट नहीं था। यहां पर इन्होंने वो 25% का टैक्स रेट इंट्रोड्यूस करके काफी टैक्स में बेनिफिट देने की बात कही है। आप कंपेयर करेंगे जब 15 लाख 18 लाख 25 लाख रुपए में, तो आपको हर इनकम के लेवल पर आपको पिछले से आपको बहुत सब्सटेंशियल बेनिफिट आपको जो है वो मिलता दिखाई देगा। मतलब जो प्रश्न था कि हमें टैक्स कम भरने पड़ेंगे, एक्चुअल में कम करने। मतलब आपने जो स्लैब बताई उससे मैं देख पा रहा हूँ कि जो मैक्सिमम रेट है 30% का वो 24 लाख के बाद, 24 लाख के बाद। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एक प्रश्न है आपके माध्यम से मैं ही बता देता हूँ। लोग कह रहे हैं कि अगर 4 लाख पे स्लैब है स्टार्ट तो 12 लाख तक टैक्स फ्री कैसी है? यहाँ पर से रिबेट आ जाती है, राइट? रिबेट, यस। मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। रिबेट आ जाएगी 60,000 तक की, राइट? रिबेट की वजह से आपकी इनकम 12 लाख तक टैक्स फ्री है, मगर जैसे ही आप 12 लाख क्रॉस करेंगे तो 4 लाख से आपकी स्लैब दोबारा शुरू। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल हिमांशु जी आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ये रिबेट आपको जो मिल रही है वो मिल रही है। नहीं तो अगर ये रिबेट सेक्शन नहीं होता तो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरना ही छोड़ देते। वो ये कहते हैं कि क्योंकि मेरी इनकम 12 लाख से नीचे तो मुझे आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। आपकी इनकम अगर 4 लाख रुपए से ऊपर है तो आपको आईटीआर भरनी ही भरनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ रिबेट नॉट एन एग्जम्पशन। यू नीड टू फाइल द आईटीआर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो सर एक बात देखिए, तो देखो इनकम टैक्स की ओवरऑल बात की कि हमने टैक्सेस कम हो गए, लोगों को अच्छा भी लग रहा है, फिर भी बात सैलरी वालों को हमसे ज्यादा अच्छा लग रहा है जी। ये तो सर ओवरऑल इनकम टैक्स की बात है, स्लैब की बात है। स्लैब के अलावा और क्या क्या मेजर चेंजेस जो है इस बजट में इंट्रोड्यूस किए? इसमें देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, अब कई बार हमारा जैसे ऑनरेबल में एफएम मैडम ने बोला कि हमारे को डायरेक्ट टैक्स बिल देखने को मिलेगा, नया डायरेक्ट टैक्स कोड बिल देखने को मिलेगा, और वो नेक्स्ट वीक तक मैडम ने बोला है कि हम लेके आएंगे। और वो टैक्स के उसमें कम से आधे प्रोविजन रह जाएंगे जो एज कंपेयर टू करंट इनकम टैक्स है, जो करंट डायरेक्ट टैक्सेशन है। बहुत सारा, अगर ये नए अगर टैक्स कंसल्टेंट अगर आप कोई बनना चाहते हैं, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वेलकम मूव आ रहा है, बहुत बड़ा वेलकम चेंज आ रहा है। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे को आज जितना 15 साल 20 साल 25 साल 40 साल पुराना सीए अगर वो या टैक्स कंसल्टेंट जो है उसकी प्रैक्टिस, और आज एक जो नया सीए है उसकी प्रैक्टिस एट पार आ जाएगी। क्योंकि अब तो जैसे जीएसटी आया था, तो जीएसटी में हमने देखा कि ज्यादातर यंगस्टर जो है उनको बहुत अच्छा मौका मिला और उन्होंने इस मौके को ग्रैब भी किया। उसी प्रकार से अब जैसे इनकम डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है नेक्स्ट वीक तक, तो डायरेक्ट टैक्स कोड आने के बाद क्या होगा कि हमारा जो है एट पार पे आ जाएंगे कंसल्टेंट, और हम जो इस पे जो जितना गहराई से पढ़ेगा वो उतना ज्यादा ही ग्रो कर पाएगा। तो एक तो डायरेक्ट टैक्स का हो गया, और दूसरा एक जो मुझे सबसे वेलकम चेंज लगा, जिससे अभी कई बार लोग हिमांशु जी ये पूछते हैं कि यार डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा, आधा काम रह जाएगा, तो कभी ऐसा ना हो कि काम कम हो जाए हमारे से। तो काम कम नहीं होगा बल्कि काम बढ़ेगा। आईटीआर यू एक सेक्शन 139 ब्रैकेट 8 कैपिटल ए एक धारा है इनकम टैक्स में। उस सेक्शन के तहत अगर आपकी पिछली रिटर्न कोई रह गई थी या उसके अंदर आपने गलती से कोई छूट क्लेम कर ली थी, जैसे अभी आप मार्केट में आपने देखा कि बहुत सारी
फेक डिडक्शन के बारे में न्यूज आ रही थी, तो आपके पास इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपडेट करें और वो जो डिडक्शन आपने ली थी जो फेक थी या आपने प्रॉपर इनकम डिस्क्लोजर नहीं किया था उसको प्रॉपर दिखाएं, एडिशनल टैक्स पे करें। और ये स्कीम पहले 2 साल के लिए थी पिछली आईटीआर भरने की, अब आपके पास आईटीआर यू जो फाइल करने की स्कीम है वो आप पिछले 4 साल तक की आईटीआर भर सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब आप कह रहे हो कि अपडेटेड रिटर्न अब 4 साल तक 4 साल तक भर सकते। बस इसमें होता है ना कि अपडेटेड रिटर्न में मैं इनकम कम नहीं कर सकता, उसको क्लेम नहीं कर सकता, उसको बढ़ा सकते हैं आप। टैक्स लायबिलिटी को आपको प्रॉपर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मगर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी रिटर्न मान लीजिए मिस हो गई थी या गलत भर दी गई है, तो उनको 4 साल तक मौका मिले। बिल्कुल हिमांशु जी, अभी आपने देखा कि पॉलिटिकल डोनेशन को लेकर काफी सारे ह्यूज मार्केट में वो अफवाहें क्या एक्चुअल में देखा गया बोगस डिडक्शन ले रखी है। तो आज आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन का एक मौका है कि आप उसमें एडिशनल टैक्स पे करिए, आईटीआर यू में प्रॉपर डिस्क्लोज करिए और आप पेनल्टी और इंटरेस्ट से बचिए। बहुत बढ़िया स्कीम है। चलिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटेंशन सिंप्लीफाई करनी, नया कानून आ जाएगा। और वो हमारे यहाँ कहते हैं कि जब नया कानून आता है तो पुराना और नया कंसल्टेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। और आप ये भी बता रहे हैं कि इसमें जो है कानून को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और जो प्रोविजन है वो पहले से ऑलमोस्ट आधे रखे जा रहे हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल, चलिए बहुत ही बढ़िया। सर इसके बाद बताइए कि एमएसएमई, देखिए ये बहुत ही आज के जमाने का बहुत अच्छा कंसल्टिंग का भी टॉपिक है। हम सीए लोग भी बहुत ज्यादा इसमें आजकल इन्वॉल्व रहते हैं और हमारे क्लाइंट्स भी चाहते हैं इनफैक्ट, क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट्स एमएसएमई है। तो क्या बजट में एमएसएमई के लिए कुछ प्रोविजन नए आए हैं या नहीं आए? देखिए हिमांशु जी, एमएसएमई के लिए ऐसा कोई बजट मैं जब से पिछले काफी टाइम से देख रहा हूं कि ऐसा कोई बजट नहीं जिस बजट में एमएसएमई पे फोकस ना किया गया, पहली बात। और इस बजट में एमएसएमई का दायरा इतना बढ़ा दिया गया है कि एमएसएमई की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एमएसएमई की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लस आपकी टर्नओवर अगर इतना है तो आप माइक्रो इंडस्ट्री में हैं। उससे नेक्स्ट स्लैब में आएंगे तो आप स्मॉल में आ जाएंगे, उससे नेक्स्ट में आएंगे तो आप मीडियम में आएंगे। और आपको जानकारी होगी इस बजट में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है उस लिमिट को तो कर दिया 2.5 गुना। ओके। और जो टर्नओवर की लिमिट है उसको कर दिया गया 2 गुना। तो मतलब ये हुआ कि अब जो इंडस्ट्रियां मीडियम इंडस्ट्री से बाहर गई हुई थी, बाहर निकली हुई थी, माइक्रो स्मॉल मीडियम, वो भी अब जो है माइक्रो मीडियम के अंदर कैटेगराइज हो जाएंगी। तो अब एमएसएमई का दायरा पहली बात तो बहुत ज्यादा कर दिया इन्होंने, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों कवर होते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एमएसएमई के तहत आपको पता है हिमांशु जी कि आज कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसको कोलेटरल फ्री लोन जो है वो एक बहुत, जब वो नया प्रोजेक्ट लगाता है, ये प्रोजेक्ट अपना एक्सपेंड करता है तो 5 करोड़ रुपए, पहले ये 1 करोड़ था, फिर 2 करोड़ हुआ, फिर इसको लास्ट बजट में 5 करोड़ किया गया कि 5 करोड़ तक वो विदाउट कोलेटरल जो है लोन ले सकता है। और अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ से बढ़ाकर डबल कर दिया गया, 10 करोड़ तक आप अपने एमएसएमई को, अपने प्रोजेक्ट को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ स्टार्टअप जिसको 10 करोड़ तक की फंडिंग अलाउड थी, अब उसकी लिमिट को बढ़ाकर डबल कर दिया गया 20 करोड़ तक स्टार्टअप। यानी इतना बढ़िया वेलकम मूव है। मैं हिमांशु जी आपको एक चीज आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, जब हमने बजट ये सुना ना तो शुरुआत में ही ऑनरेबल मैम ने एक लाइन बोली, ये बजट ज्ञान के ऊपर आधारित है। ज्ञान का मतलब GYAN, हमारे चैनल तो है ही ज्ञान सेतु। GYAN में बोला कि G से मतलब गरीब, Y का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी। तो ज्ञान पे फोकस किया गया है। तो कोई सेक्टर, हालांकि हम इनकम टैक्स पर्पस से, हम टैक्सेशन पर्पस से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बजट वाकई में जिसे बोलते हैं ना कि मध्यम वर्ग को, क्योंकि मध्यम वर्ग के बारे में सिर्फ ये बोला जाता था कि ये दूरगामी बजट है, लेकिन मध्यम वर्ग को एक्चुअल में अगर कुछ मिला है तो वो इस बजट में मिला है। तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस बजट की। बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। मतलब आप कह रहे हो कि एमएसएमई में मेनली 2 चेंजेस आए और बहुत बड़े चेंजेस आए कि दायरा बढ़ गया, ज्यादा बिजनेस कवर होंगे और जो लोन था कोलेटरल फ्री उसका अमाउंट भी डबल कर दिया गया। चलिए बहुत ही बढ़िया। सर अगला बताइए एक बारी कि अब कुछ अलग से, जैसे हम देखो हम सीए लोग हैं तो हम इनकम टैक्स पे ज्यादा चर्चा करेंगे। एक आज का मेजर पॉइंट था कि रेंट पे टीडीएस का प्रोविजन रहता है कि आप रेंट पे करो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। क्या वो लिमिट सेम है
या उसको चेंज कर दिया गया? उसको चेंज कर दिया गया हिमांशु जी। अभी क्या है कि रेंट जो है आप 20,000 रुपीज से अगर एक्स्ट्रा, अगर ज्यादा आप रेंट पे करते हैं तो आपको रेंट पे टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी होती थी। अब उन्होंने सोचा कि भाई 20,000 जो है एक बड़ी नॉमिनल सी जो लिमिट है, तो इसको बढ़ाकर, क्योंकि आज के टाइम पे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं, जगह मिलती नहीं है, तो इसको बढ़ाकर उन्होंने 6 लाख रुपए सालाना तक अगर आप रेंट पे करते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है टीडीएस काटने की, जो बहुत ही वेलकम चेंज है। क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिव ये है कि कंप्लायंस बर्डन को कम किया जाए। मतलब 2,40,000 को 6 लाख कर दिया गया, क्योंकि आज की डेट में 20,000 रेंट तो बड़ा, मतलब नॉमिनल साइज से ज्यादा ही रेंट हम जनरली पे करते हैं। चलिए एक बात देखिए सर, नॉर्मली क्या होता है नॉर्मल कैटेगरी के सिटीजन, एक सीनियर, सुपर सीनियर टाइप, तो क्या सीनियर सिटीजन के लिए कुछ अलग से प्रोविजन है या उनके ऊपर सेम है जो नॉर्मल सिटीजन के हैं? देखिए सर, सीनियर सिटीजन के लिए एक वेलकम चेंज आया है। पहले सीनियर सिटीजन को अंडर सेक्शन 80 TTB, TTA में तो सेविंग का, और TTB में उन्होंने बोला कि सीनियर सिटीजन को कोई जो भी ब्याज से इनकम होती थी, ब्याज पे उसको 50,000 रुपए तक के ब्याज की इनकम टैक्स में छूट मिलती थी वहां पर। और अब इस लिमिट को बढ़ाकर जो है 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिया गया, डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब ये हुआ कि उनको अब टैक्स जो है उसमें छूट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80 TTB में। वेरी गुड। चलिए सर एक बात बताइए, आपका एक एक्सपर्टीज एरिया है एनजीओ का, ऑल्दो हम एनजीओ के ऊपर डिटेल में एक अलग से चर्चा भी करेंगे, बस एक थोड़ा सा बता दीजिए, जो है संक्षेप में बता दीजिए कि क्या एनजीओ के लिए कुछ चेंजेस आए हैं, कोई ऐसा चेंज जो उनके लिए बेनिफिशियल हो? देखिए मानसू जी, एनजीओ काफी दिल के करीब है टॉपिक, और एनजीओ में मैं सिर्फ अभी यहाँ पर बस एक ही लाइन में बोलना चाहूंगा कि एनजीओ में कहीं ना कहीं इनको ये लगा कि हमने जितने भी, जैसे भी आपने देखा कि 10 आज भी हमसे भी प्रोफेशनल से भी गलती हो रही है कि 10B फाइल करना है, 10BB फाइल करना है, आईटीआर का कौन सा फॉर्म जाएगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा, बहुत सारे न्यूमेरियस मिस्टेक हमसे हुई है। और सरकार ने भी ये देखा है कि कहीं ना कहीं हमने छोटे और बड़े एनजीओ को सबको एट पार लाके खड़ा कर दिया है। तो अब उन्होंने छोटे जो एनजीओ हैं, अब छोटे की डेफिनेशन क्या होगी ये हम आने वाले उसमें देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, कि छोटे एनजीओ जितने भी हैं उनसे कंप्लायंस का बोझ कम करने के लिए सरकार ने ठाना है। और उसमें जो रजिस्ट्रेशन उनको 5 साल तक के लिए वैलिड था उनका, अब उस रजिस्ट्रेशन की लिमिट बढ़ाकर वो कहीं ना कहीं डबल करने जा रहे हैं, 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि छोटे एनजीओ को बहुत बहुत वेलकम चेंज छोटे एनजीओ के लिए आया है। और इसकी डिटेल जो है वो आने वाली जो एक्सप्लेनेशन बजट का आएगा, जब फाइनल एक्ट बनेगा तो तब देखा जाएगा, तब आएगी। चलिए, मतलब हम ओवरऑल कह सकते हैं कि बजट ओवरऑल सिर्फ खुशियों की बातें लेकर आया है। टैक्स रेट कम कर दिए गए, एग्जम्पशन लिमिट्स को बढ़ा दिया गया, सीनियर सिटीजन की लिमिट बढ़ा दी गई, एमएसएमई की लिमिट्स बढ़ा दी गई, स्टार्टअप की लिमिट्स बढ़ा दी गई, एनजीओ के जो है रजिस्ट्रेशन के पीरियड जो है वो बढ़ा दिए गए। तो मतलब वही आपकी जो आपने बात कही कि ज्ञान पर बेस्ड है, तो सर ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है आपके हिसाब से। तो आप मतलब आप इस बजट का स्वागत करते हैं अल्टीमेटली, आप कुछ इसमें क्रिटिसिज्म निकाल सकते हैं? अभी देखिए, जो आप कहते हैं कि आलोचना जो है एक विकास की तरफ बढ़ने वाली पहली सीढ़ी होती है, तो आलोचना होए तो कोई ऐसी बात नहीं कि आलोचना होनी भी चाहिए अगर मान लो कहीं पर लूप होल दिखते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि बजट से हमेशा आदमी को ये लगता है कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। यहीं पर हमने देखा कि एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये सस्ते होने जा रहे हैं। अभी अभी कहीं पर हमने देखा कि टेक्सटाइल की जो आइटम है उस पर कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही वेलकम चेंज लगती है, और हमसे शायद कि मतलब आम जनता को या आम जो मध्यम वर्ग है उसके ऊपर बहुत बहुत ये रिलीफ और रिलैक्सेशन देने वाला बजट मैं इसको कहूंगा। चलिए, तो मैं समझता हूं कि आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर यहां पर मिल गया होगा, जैसे कि क्या चेंजेस आए। जैसे हमने बात की कि 12 लाख तक टैक्स फ्री है, मगर 12 के ऊपर 4 लाख से टैक्स है। क्या हमारे एमएसएमई में फर्क आया? तो हमने कोशिश किया कि आपके सभी प्रश्नों के जो है जवाब दिए जाए। चलिए, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बजट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिकोड किया। फिर भी साथियों, अगर आपकी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।